Hello everyone. The topic of today's video lecture is Foreign Exchange Management Act. This is part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था फेमा की इनेक्टमेंट कब हुई थी और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं जो फेमा में इंक्लूड की गई हैं। आज इस वीडियो लेक्चर का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ मेन प्रोविज़न ऑफ फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के कौन कौन से मेन प्रोविज़न है, ठीक है, जिसके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑथराइज्ड पर्सन। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे हैं लाइक पेनल्टीज़ हैं, एनफोर्समेंट ऑफ पेनल्टी ऑर्डर, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी, अपील टू स्पेशल डायरेक्टर। एंड और भी हैं जो प्रोविज़न हम फेमा के अंदर इंक्लूड करते हैं लाइक अपील टू एपिलेट ट्रिब्यूनल, अपील टू हाई कोर्ट, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और पावर टू मेक रूल। तो ये कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन प्रोविज़न को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना। तो ये फेमा के सेक्शन 3 में गिवन है, जिसमें इस एक्ट में, ठीक है, या फिर आरबीआई की परमिशन से फेमा जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। जो लोग फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। Save as otherwise provided in this act, rules and regulations made thereunder or with the general or special permission of the Reserve Bank, no person shall, कि कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो क्या नहीं करेगा, किस में डील नहीं करेगा। No person shall deal in or transfer any foreign exchange or foreign security to any person not being an authorized person, कि जो एक ऑथराइज पर्सन है सिर्फ वही जो है फॉरेन एक्सचेंज में डील कर पाएगा और ये आरबीआई से लाइसेंस्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज से डील करेगा। तो इसके अलावा कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर पाएगा। और जो नो पर्सन will make any payment to or for the credit of any person resident outside India in any manner, तो कोई भी और पर्सन जो है कोई भी पेमेंट नहीं करेगा या किसी भी पर्सन को उधार नहीं देगा जो आउटसाइड इंडिया है। मतलब अगर फॉरेन कंट्री में किसी भी तरह की पेमेंट करनी है तो वो सिर्फ फेमा के प्रोविज़न के थ्रू ही होगा। फेमा के प्रोविज़न के बिना बाहर किसी भी तरह की पेमेंट नहीं की जाएगी। Receive otherwise through an authorized person any payment by order or behalf of any person resident outside India in any manner, तो कोई भी पर्सन जो है, जो पर्सन बाहर रह रहा है, आउटसाइड इंडिया रह रहा है और जो एक ऑथराइज पर्सन नहीं है तो उससे पेमेंट को रिसीव नहीं करेगा। अगर फॉरेन कंट्री से कोई भी पेमेंट रिसीव करनी है वो भी सिर्फ फेमा के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली ही होगी। इसके बिना कोई भी पेमेंट ना तो फॉरेन कंट्री में पे की जाएगी और ना ही वहाँ से कोई भी पेमेंट पर्सन रिसीव कर पाएगा। अब हम सेकेंड प्रोविज़न की बात करते हैं दैट इज़ होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड करना, एक्सचेंज अपने पास रखना। ये फेमा के सेक्शन 4 में गिवन है कि कोई भी पर्सन ना तो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड कर पाएगा और ना ही किसी को ट्रांसफ़र कर पाएगा विदाउट द प्रोविज़न ऑफ फेमा, ठीक है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर, होल्ड, own, possess or transfer any foreign exchange, foreign security और immovable property situated outside India, ठीक है। वहाँ की किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। जो प्रॉपर्टी उसने होल्ड की हुई है, जो सिक्योरिटी उसके पास है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास है, जो बाहर है, आउटसाइड द इंडिया है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अगर उसके पास है तो ना तो वो उसको ट्रांसफ़र कर पाएगा। सिर्फ फेमा के प्रोविज़न है। तो एज़ पर दोज प्रोविज़न अ पर्सन कैन ट्रांसफ़र फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो प्रोविज़न है दैट इज़ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो इसका जो प्रोविज़न है फेमा के सेक्शन 5 में गिवन है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी सिर्फ ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही की जाएंगी। कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर पाएगा, ड्रॉ कर पाएगा, ठीक है, वो भी सिर्फ ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही होगा।
अगर ये सेल ये ड्रोल अगर होता है, अगर सेल और ड्रोल होता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैं, तो वहाँ पर किसी ना किसी ऑथराइज पर्सन का होना ज़रूरी है, उसी के थ्रू ही सेल या जो विड्रॉ है वो करना पॉसिबल होगा। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है दैट इज़ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। कैपिटल अकाउंट बेसिकली एसेट्स में डील करना है, तो जो नॉन करंट होती हैं, तो इसमें क्या है, ये सेक्शन 6 में गिवन है। Subject to the provision of subsection 2, any person may sell or draw foreign exchange to or from an authorized person for a capital account transaction। तो ये भी एक authorized person के थ्रू ही होगा, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई की कंसल्टेशन से बताया जा सकता है कि कौन कर सकता है। एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स विच आर परमिजिबल, सिर्फ उन्हीं में ही डील होगा जो एक्ट के थ्रू परमिजिबल है। इसके अलावा बाकी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज में अंदर डील करने की जो लिमिट है, तो वो भी एडमिजिबल होनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं तो उसका एडमिजिबल होना ज़रूरी होता है। एनी कंडीशन विच में बी प्लेस्ड ऑन सच ट्रांजेक्शन्स, तो उसको भी फॉलो करना होगा अगर कोई कंडीशन इस तरह की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर है। तो आरबीआई क्या कर सकता है, कुछ कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जैसे अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है और वो फॉरेन सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करता है, या एक जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो इंडियन सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करता है, या अगर रेजिडेंट इंडिया का है और वो फॉरेन एक्सचेंज में मनी बोरो करता है या किसी को उधार देता है, या पर्सन आउटसाइड इंडिया है और वो इंडियन रुपीज़ में मनी बोरो करता है या किसी को उधार देता है, या एक पर्सन जो इंडिया के अंदर रेजिडेंट है और बाहर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, या एक पर्सन जो आउटसाइड इंडिया है वो इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, तो उन सब के ऊपर आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स भी एक ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही हो सकती हैं। तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ इस लिमिट को फिक्स कर सकता है। रेजिडेंट जो होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, तो उनको कैपिटल और करंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं तो वो $2 2,50,000 पर फिनेंशियल ईयर, तो इतने की उनको लिमिट दी गई हैं। कंपनी क्या कर सकती हैं, कंपनीज अपनी नेटवर्थ का 400% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकती हैं। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर मनी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो जो पैसा है तो विद इन 60 डेज़, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की प्रोसीडिंग की जो डेट है उसके विद इन 60 डेज़ उसको वो पैसा इंडिया के अंदर भेजना होता है। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी जो है फेमा के अंदर कुछ ये जो प्रोविज़न बना हुआ है जिससे इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सेक्शन 7 में गिवन है फेमा के। तो एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स शैल, वो क्या होना चाहिए, फर्निश टू द रिजर्व बैंक और टू सच अदर अथॉरिटी अ डिक्लेरेशन इन सच फॉर्म and in such manner as may be specified, containing true and correct material particular including the amount representing the full export value। तो उसको पहले पूरी एक्सपोर्ट वैल्यू जो भी गुड्स या सर्विसेज वो बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता है उसके रिगार्डिंग उसको पूरा डिक्लेरेशन जो होता है आरबीआई के पास सबमिट करना होता है या जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी हैं उनके पास सबमिट करना होता है। देन इसके अलावा उसे रिजर्व बैंक को ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो रिजर्व बैंक बाकी जो इन्फॉर्मेशन रिजर्व बैंक को रिक्वायर्ड है ताकि वो एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग जो एक्सपोर्टर रियलाइज़ कर रहा है तो उसको इंश्योर कर पाए, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्सपोर्टर को आरबीआई के पास सबमिट करनी होती है, आरबीआई को बतानी होती है। जो भी इन्फॉर्मेशन आरबीआई को रिक्वायर्ड है तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट प्रोविज़न है दैट इज़ रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन, रियलाइज करना या रिपैट्रिएट करना मतलब यहाँ पर अर्न करके बाहर भेजना। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज ठीक है किसी पर्सन को ड्यू है जो रेजिडेंट इन इंडिया है, तो ये जो पर्सन होगा उसको इस मनी को रियलाइज़ करने के लिए, इस मनी को रिपैट्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं तो उनको फॉलो करना होता है जो भी आरबीआई में स्पेसिफाइड किए जाते हैं। Where any amount of foreign exchange is due or has accrued to any person resident in India, such person shall take all reasonable steps to realize and repatriate to India such foreign exchange within such period
एंड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक। तो उसी मैनर को फॉलो करना होगा, उसी तरह से मनी को रियलाइज किया जा सकता है, रिपेट्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ऑथोराइज्ड पर्सन। तो नेक्स्ट जो प्रोविज़न है दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 10। आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई में on an application made to it in this behalf authorized any person to be known as authorized person to deal in foreign exchange or in foreign security as an authorized dealer। तो आरबीआई कोई भी ऐसे पर्सन को मतलब एक तरह से लाइसेंस प्रोवाइड कर देता है जो एक ऑथोराइज डीलर होता है, ऑथोराइज्ड मनी चेंजर होता है, ठीक है। तो उसको कुछ अथॉरिटीज दे दी जाती है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है। अगर बाद में आरबीआई को लगता है कि जो ऑथराइज पर्सन है उसने आरबीआई के डायरेक्शंस को वायोलेट किया है तो उसका जो लाइसेंस था वो वापस ले लिया जाता है। तो आरबीआई उसको टाइम टू टाइम डायरेक्शन भी देता रहता है कि रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में उनको बताता रहता है। आरबीआई ऑथराइज पर्सन की जो काम है उसकी इंस्पेक्शन भी कर सकता है और ये वेरीफाई कर सकता है कि जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं वो करेक्ट है या नहीं है। और अगर आरबीआई को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आरबीआई उस पर्सन से डिमांड कर सकता है। तो ये एक ऑथराइज पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन आरबीआई को रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनको वो प्रॉपरली फर्निश करे, डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी ज़रूरी हैं तो उनको वो प्रोवाइड करे और इन्फॉर्मेशन जो आरबीआई को ज़रूरी है तो उसको प्रोवाइड करे। आरबीआई एंड ऑथराइजेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी इन राइटिंग। जो ये ऑथराइजेशन आरबीआई देता है इस ऑथराइज डीलर को तो वो हमेशा इन राइटिंग होता है और इसमें सारी जो कंडीशंस हैं वो सब बताई होती है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो उनको फुलफ़िल करनी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न आता है पेनल्टी। पेनल्टी में क्या है? ये सेक्शन 13 में गिवन है। अगर कोई पर्सन, ठीक है, इस एक्ट में कॉन्ट्रावीन करता है या इस एक्ट की डायरेक्शंस को वायोलेट करता है, ठीक है, तो उस पर्सन को कुछ पेनल्टी को पे करने के लिए वो लायबल हो जाता है। If any person contravene any provision of this act or contravene any rule, regulations, notification, direction or other issue in exercise of the power, अपनी पावर का यूज़ करते हुए अगर इस एक्ट के नोटिफिकेशन, डायरेक्शंस वगैरह को फॉलो नहीं करता है या जो भी आरबीआई ने उसको ऑथराइजेशन इशू किया था उसकी कंडीशंस को वो फॉलो नहीं करता है तो वो पेनल्टी देने के लिए लायबल होता है। और ये पेनल्टी होती कितनी है? एक्चुअल अमाउंट का 3 टाइम होती है। अगर एक्चुअल अमाउंट पहले से क्वांटिफिएबल नहीं है तो पेनल्टी जो होती है वो 2 लाख तक की भी इम्पोज की जा सकती हैं अगर वो क्वांटिफिएबल नहीं है। और अगर ये जो कॉन्ट्रामिशन है ये कंटिन्यू रहता है तो फिर से उसको पेनल्टी पे करनी होती है कि वो प्रॉपरली रूल फॉलो नहीं कर रहा है और उसमें भी जो पेनल्टी होती है एडिशनल पेनल्टी उसको पे करनी होती है 5,000 पर डे के हिसाब से, ₹5,000 पर डे वो भी साथ में ऐड होती जाती हैं। अगर ये जो अमाउंट है पेनल्टी की जो अमाउंट है पेनल्टी इम्पोज होने के विदिन 30 डेज पे नहीं की जाती है फिर उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट को भी फेस करना पड़ सकता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस प्रोविज़न को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी। अगर एक पर्सन पेनल्टी को पे नहीं कर पाता है 90 डेज़ के अंदर तो उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट होती है और ये जो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है ये 3 साल तक की हो सकती है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 इफ एनी पर्सन फेल टू मेक full payment of penalty imposed on him under section 13 within a period of 90 days from the date on which the notice for payment of such penalty is served to him, he shall be liable to civil imprisonment under this act। तो उसकी civil imprisonment हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न आता है दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक एजुकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है जो जितनी भी कॉन्ट्रामिशन वगैरह हुई हैं इस एक्ट में तो उनकी वो इंक्वायरी करेगी। और ये एजुकेटिंग अथॉरिटी जो होती है इसको सिविल कोर्ट की पावर दी जाती हैं, ठीक है। इसको जैसे ही कोई कंप्लेंट इसको मिलती है तो विद इन 1 ईयर उन कंप्लेंट को इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। ये पार्टीज़ जो भी पार्टीज़ के अंदर इन्वॉल्व थी उनको वो सुन भी सकती हैं, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है डिसीजन देने से पहले तो ये दोनों पार्टीज़ की साइड को सुन सकती हैं। इसमें जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेसिकली यही है कि एक ऑर्डर पब्लिश करती है ऑफिशियल गज़ट में, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है।
तो वो जो है डील करती है कि क्या जो पेनल्टी इम्पोज की गई है तो वो पे नहीं की हैं, तो उनका क्या रीज़न है। तो वो थोरोली इन सारी चीज़ों को स्क्रूटनी करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न की, दैट इज़ अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट वन और मोर स्पेशल डायरेक्टर, जिनको हम अपील्स बोलते हैं, to hear appeal against the order of the adjudicating authority under this act, and shall also specify in this said notification the matter and places in relation to which the special director appeal may exercise jurisdiction। तो इससे पहले एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास वो केस जाता है। अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी उस पर अपनी कोई भी अपना जो है वो कुछ बयान नहीं दे पाती है, कुछ बता नहीं पाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल डायरेक्टर को अपॉइंट करता है कि एजुकेटिंग ऑर्डर अथॉरिटी के जो ऑर्डर होते हैं उनके अगेंस्ट जो अपील है वो स्पेशल डायरेक्टर को की जा सकती हैं। तो ये जो अपील होती है, जैसे ही एजुकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आता है और अगर पार्टीज उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होती है तो विद इन 45 डेज स्पेशल डायरेक्टर के पास अपील कर सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविज़न है वो अपील टू एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो पहले क्या हुआ, पहले अपील एजुकेटिंग अथॉरिटी को की जा सकती है। एजुकेटिंग अथॉरिटी अपना ऑर्डर देती है, अगर उस ऑर्डर से पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो स्पेशल डायरेक्टर को अपील कर सकती हैं। अगर स्पेशल डायरेक्टर से भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो अपील एपिलेट ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। तो अपील जो होती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल डायरेक्टर कैन बी मेड विद द एपिलेट ट्रिब्यूनल। जो एपिलेट ट्रिब्यूनल को अपील होती है वो भी स्पेशल डायरेक्टर का ऑर्डर मिलने के विद इन 45 डेज की जा सकती है। एपिलेट ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इसमें जो है वो इसमें चेयरपर्सन होते हैं, जो पूरा एक एपिलेट ट्रिब्यूनल होते हैं, चेयरपर्सन्स होते हैं, और नंबर ऑफ पर्सन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करती है कि इस ट्रिब्यूनल के अंदर कितने पर्सन होने ज़रूरी है। एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती हैं। तो इस तरह से ये एक ज़्यादा हाई लेवल का होता है और यहाँ पर भी अपील की जा सकती हैं। इसके बाद अगर एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी जो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो नेक्स्ट जो अपील है वो हाई कोर्ट में की जा सकती हैं। Any person aggrieved by any decision or order of the appellate tribunal may file an appeal to the High Court within 60 days from the date of communication of the decision or order of appellate tribunal to him on any question of law arising out of such order। कि इसमें एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है और ये एपिलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिलने के विद इन 60 डेज इस तरह की अपील को किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आता है प्रोविज़न दैट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को इस्टेब्लिश कर सकती है, जिसमें एक डायरेक्टर होता है और ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है, जिनको ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट बोला जाता है। तो डायरेक्टर ऑफ जो एनफोर्समेंट होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो होता है उसका जो बेसिक मोटिव होता है इस एक्ट के एनफोर्समेंट के लिए होता है। डायरेक्टरेट के पास पावर होती हैं कि वो इनकम टैक्स जो अथॉरिटीज़ हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की तरह इनके पास भी पावर होती हैं। तो मीन्स ये किस तरह से इस एक्ट को इन्फोर्समेंट की जाएगी, किस तरह से इस एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस लेकर आएंगे, तो वो सारे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के थ्रू होते हैं। इसके बाद लास्ट प्रोविज़न आता है पावर टू मेक रूल। ये सेक्शन 46 में दिया है। तो पावर टू मेक रूल में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विदाउट प्रोड्यूस टू द जनरली ऑफ द foregoing power। Such rules may provide for the imposition of reasonable restrictions or current account transactions under section 5, the form of appeal and fee of filing such appeal under section 17 and 19, salary and allowances payable to the and the other terms and condition of services of the two under section 23। तो ये रूल बना सकती हैं। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो रूल बना सकती हैं। ये इंक्वायरी किस तरह से की जाएगी, अपील की फ़ीस कितनी रहेगी,
एजुकेटिंग अथॉरिटी के जो मेंबर है उनकी सैलरी कितनी होगी, अलाउंसेस कितने होंगे, डायरेक्टर अपील, अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर की सैलरी, उनके अलाउंसेस कितने होंगे। तो ये इनके रिगार्डिंग जो रूल्स बनाए जाते हैं, तो उनकी जो पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं कि वो रूल वगैरह बना सकती हैं। तो फेमा बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। और इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में आरबीआई का भी बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं इस एक्ट के, वो आरबीआई के थ्रू बनाए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ इस तरह के रूल बनाए जाते हैं। तो फेमा एक इम्पोर्टेंट और हम एक बहुत इसको एक सही एक्ट कह सकते हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे कि जो है फेमा और फेरा, ठीक है, इन दोनों के बारे में। तो डिफरेंस क्या है फेरा और फेमा के बीच में। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था और फेमा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो जो फेरा है ये पास कब हुआ था। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द फेरा एक्ट इन 1973 और फेमा जो है 29 दिसंबर 1999 में जब फेरा को रिप्लेस किया गया तो फेमा की इनेक्टमेंट हुई थी। फेरा जनवरी 1, 1974 से ये स्टार्ट हुआ, केम इनटू फोर्स, एंड जो फेमा था दैट वाज केम इनटू फोर्स इन जून 2000। फेरा रिप्लेस हुआ था वाजपेयी गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने इसको रिप्लेस नहीं हुआ था। 1998 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसको रिपील किया था और फेमा जो था वो फेरा का सक्सीड था। फेरा के बाद इसको स्टार्ट किया गया। फेरा में 81 सेक्शंस थे, फेमा में 49 सेक्शंस थे। फेरा जो है इसमें ये माना जाता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज को एक स्केयर्स सोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है कि बहुत लिमिटेड सा सोर्स है ये। लेकिन अगर हम फेमा की बात करें तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज को एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। फेरा के जो रूल है इसमें फॉरेन पेमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। और फेमा में क्या है, फेमा में बेसिकली इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना है, फॉरेन पेमेंट को प्रमोट करना है, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है और भी डिफरेंस के बहुत सारे बेसिस हैं। लाइक फेरा का जो ऑब्जेक्टिव है फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना है, लेकिन अगर हम फेमा की बात करें तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने की बात हो रही है। फेरा के अंदर ऑथराइज पर्सन की जो डेफिनेशन थी दैट वाज मच नैरो, लेकिन अगर हम फेमा की बात करें तो इसमें ऑथराइज पर्सन को बहुत वाइड कर दिया गया है इसकी डेफिनेशन को। फेरा में बैंकिंग यूनिट डिडंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन, लेकिन अगर हम फेमा की बात करें तो ऑथराइज पर्सन में बैंकिंग यूनिट को भी इंक्लूड किया गया है। अगर पहले फेरा को वायोलेट किया जाता था इसके रूल को तो इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, लेकिन अगर हम फेमा की बात करें अगर इसके रूल्स को वायोलेट किया जाता है तो इसको एक सिविल ऑफेंस माना जाता है। एक पर्सन जो फेरा का एक्यूज होता था उसको किसी भी तरह की लीगल हेल्प नहीं मिलती थी, लेकिन अगर हम फेमा की बात करें तो अगर कोई पर्सन फेमा को वायोलेट करता है तो उसको राइट होता है वो आगे फर्दर जो है वो स्यू फाइल कर सकता है, वो अपील कर सकता है। बहुत सारे अपीलेट ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, स्पेशल डायरेक्टर है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती हैं। तो एक लीगल हेल्प जो होती है वो फेमा में मिलती हैं। डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि फेमा के मेन प्रोविज़न क्या हैं और फेरा और फेमा में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।